हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग के पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने न्यूनतम भंडारण प्रणाली देख लिया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम और अनुपातिक भंडारण प्रणाली अर्थात प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये दो टॉपिक्स हमने देख लिया था और इसमें हमने देखा था कि मिनिमम वाले में आपको 200 करोड़ रिजर्व रखने होते हैं आरबीआई को, जिसमें से कि 115 करोड़ जो है वो गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी के रूप में वो रिजर्व रखता है और रिमेनिंग जो है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रिजर्व रखता है। ये आरबीआई रिजर्व रखता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम लोग न्यूनतम भंडारण प्रणाली को फॉलो करते हैं और ये हम लोग 1956 से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं मौद्रिक नीति के नियंत्रण के उपाय देखते हैं, अर्थात किन किन तरीक़ों से आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, अर्थात किन किन मेथड्स यूज करके आरबीआई मौद्रिक नीति को कंट्रोल में लाता है, उसको नियंत्रित करता है ताकि इन्फ्लेशन वगैरह ना हो, महंगाई ज़्यादा ना हो। इसके लिए आरबीआई क्या क्या फॉलो करता है। तो आरबीआई के पास दो उपाय हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा मात्रात्मक उपाय और दूसरा आता है गुणात्मक उपाय। इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि क्रम यही लिखना है, आप किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, तो आप क्रम पर मत जाइएगा। बस ये जानिए कि मात्रात्मक उपाय क्या है और गुणात्मक उपाय क्या है। मात्रात्मक उपाय में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो बैंक के लिए वो उसमें चेंजिंग लाई जाती है। जैसे में मात्रात्मक उपाय में आपका क्या क्या है, बैंक दर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ये सब जो है आपको मात्रात्मक उपाय में आते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स में। इसमें क्या होता है कि ये रेट्स जो हैं, बैंक दर हो गया या फिर रेपो रेट हो गया या फिर रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो ये रेट जो है वो आरबीआई चेंज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि कैश का जो फ्लो है वो चेंज कर जाता है, कैश के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मार्केट से पैसे कम हो जाएंगे या मार्केट में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे आपको महंगाई वगैरह पर नियंत्रण करता है मात्रात्मक उपाय से। इसको अभी हम लोग और डेप्थ में चलेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो इस वजह से अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। बस इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये दो उपाय जो है मात्रात्मक और गुणात्मक, और किसके क्या एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम लोग चलते हैं गुणात्मक उपाय पे। गुणात्मक उपाय में क्या है, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करता है, अर्थात बैंक आरबीआई डिसाइड कर देता है बैंकों के लिए कि आपको इस सेक्टर में लैंडिंग करना है, इस सेक्टर में आपको कर्ज देना है, इस सेक्टर में इतना लोन बांटना है, अर्थात आप अपने बिजनेस का इतना % जो लोन है वो आपको एग्रीकल्चर में देना है या फिर एजुकेशन में देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें क्या है कि गुणात्मक उपाय में किसी एक प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको एग्रीकल्चर को बूम करना है तो आप एग्रीकल्चर में लोन दीजिए, एजुकेशन को बूम करना है तो एजुकेशन में लोन दीजिए। तो इसमें एक सेक्टर डिफाइन कर दिया जाता है गुणात्मक उपाय में, और ये पूरे होल इकोनॉमी पे लागू होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मात्रात्मक उपाय जो है, चाहे वो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो होगा, बैंक दर हो गया, इसमें अगर कुछ भी चेंजिंग किया जाएगा तो ये पूरे के पूरे इकोनॉमी पर लागू हो जाता है। और गुणात्मक उपाय जो है वो जिस सेक्टर में चेंज किया जाएगा केवल उस सेक्टर को उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वगैरह करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मात्रात्मक उपाय जो है पूरे होल इकोनॉमी को चेंज करता है और गुणात्मक उपाय केवल एक सेक्टर को चेंज करेगा। जैसे कि अगर गुणात्मक उपाय में बैंकों को ये निर्देश दे दिया गया कि वो केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लैंडिंग करेंगे इतना %, तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करेगा, वो पूरे इकोनॉमी को नहीं बल्कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये जो है पूरे इकोनॉमी से या तो करेंसी का फ्लो जो है कम कर देता है या फिर करेंसी का फ्लो ज़्यादा कर देता है। कैसे ज़्यादा करेगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग मात्रात्मक उपाय में कौन कौन से आते हैं, कितने टाइप्स के मात्रात्मक उपाय हैं वो देखते हैं, और उनको क्या डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उनका डिफिनीशन क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है हमारा बैंक दर। तो बैंक दर कहते किसको हैं, तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, कर्ज देता है, उस दर को बैंक दर कहते हैं। तो इस चीज़ को याद कैसे रखा जाए, तो सबसे पहले जो मैं ट्रिक यूज किया था वो मैं ये यूज किया था कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो बैंकों का बैंक अर्थात सुपर बैंक, और बैंक का काम क्या होता है कि वो अपने नीचे वालों को, कम पैसे वालों को लोन देना।
आरबीआई अपने अधीनस्थ बैंकों को, जो इसके नीचे होते हैं, उन बैंकों को कर्ज देता है। तो जिस दर पर आरबीआई कर्ज देता है उस दर को बैंक दर कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अर्थात बैंक जिस दर पर कर्ज दिया, तो यहाँ पर सुपर बैंक हो गया, तो सुपर बैंक आरबीआई हो गया। तो सुपर बैंक जिस दर पर अपने छोटे बैंकों को कर्ज दिया, यहाँ पर आप वाणिज्यिक बैंक लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यानी कि छोटे बैंकों को जिस दर पर कर्ज मिल रहा है वो हमारा हो गया बैंक दर। और सेम यही डिफिनीशन आपका रेपो रेट में भी आता है, और दोनों में अंतर क्या हो जाता है इसको आप लोग देख लीजिए। तो बैंक दर जो होता है ये लंबे समय के लिए होता है, अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज जो दिया गया है उस पर बैंक दर होता है। और रेपो रेट जो होता है वो आपको शॉर्टर टर्म के लिए होता है, वो कुछ समय के लिए लिया जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ आपको लूसेंट वगैरह में नहीं दिया हुआ है, तो आप जिस बुक को भी फॉलो कर रहे हो अगर उसमें ये चीज़ नहीं दिया है तो वहाँ पर आप लिख लीजिए कि बैंक दर जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और रेपो रेट जो होता है वो आपको शॉर्टर समय के लिए होता है। तो अभी जो आपका बैंक दर चल रहा है करेंट टाइम में वो आपका 4.65% है। ये आपका चेंज होते रहता है, तो इस पे आप लोग डिजिट पे मत जाइएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस टाइम जो है आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा कि क्या उस टाइम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट ये सब उस टाइम क्या है, क्योंकि ये सब फ्लक्चुएट करते रहता है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट क्या चल रहा है या फिर रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। तो मेनली आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कंपलसरी याद रखना है और एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप लोग गूगल कीजिएगा ताकि उस टाइम करेंट डेट का पता रहे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नकद आरक्षित अनुपात पर, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है नाम से ही क्लियर है, कैश अर्थात कैश में रखना है। और ये जो आपको रखना होता है ये छोटे बैंक रखते हैं, तो ये छोटे बैंक आपको कैश में रिजर्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि इनका डे टू डे फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट ना करें, अर्थात डे टू डे जो फंक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, इसके लिए नकद आरक्षित अनुपात बनाया गया। और इसके अंतर्गत बैंक को कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना होता है, लेकिन यह आरबीआई के नाम पर जमा होता है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये आपको आरबीआई के नाम पर जमा होगा और उसी ब्रांच में जमा होगा जिस ब्रांच से उसका ट्रांजैक्शन होता है। अर्थात जो बैंक, जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि पटना का बैंक अगर है तो पटना का अगर गांधी मैदान का ब्रांच है तो गांधी मैदान ब्रांच अपने ही ब्रांच में आरबीआई का अकाउंट ओपन करेगा और उस अकाउंट में इतना पैसा वो मेंटेन रखेगा और इस पर जो है आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अभी जो है ये आपका 4% ऑफ डीटीएल है, अर्थात डेली ट्रांजैक्शन लिमिट का 4% रखा गया है नकद आरक्षित अनुपात। अर्थात इतना बैंक को हमेशा रिजर्व रखना है। जितना दिन भर में 24 आवर्स में उसका ट्रांजैक्शन होगा डेली का, उसका 4% आरबीआई के साथ रिजर्व रखा जाता है। तो ये था हमारा नकद आरक्षित अनुपात। तो अब हम लोग देखते हैं एस्टुचटरी लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? ये आपको बैंक के पास ही रहेगा और ये सबसे पहले इसमें आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि ये इंडियन इनोवेशन है, अर्थात किसी और कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है। सबसे पहले इंडिया ने ऐसा स्टार्ट किया और हम लोग इस पे भी आएंगे कि क्यों स्टार्ट किया इंडिया ने, उस पर भी आएंगे। और उससे पहले जो है वो आप लोग याद रखिएगा कि ये आपको कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखना होता है। अर्थात बैंक जो है वो अपने पास या तो कैश के रूप में रखे या फिर गोल्ड के रूप में रखे या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रखे। तो ये 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। कैश रखेगा तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जितना रखा है, सपोज कीजिए कि 2 लाख रुपए रखा है तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। गोल्ड में भी सिमिलर चीज़ रहेगा, अगर 100 ग्राम गोल्ड रखा गया है तो वो 100 ग्राम ही रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो वो रखेगा इस पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट पेमेंट होता है, बाकी दोनों पर आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है। हाँ, अगर गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर वो मैटर करेगा। जैसे कि 100 ग्राम सोना अगर आज सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए का है तो
अगर 1 महीने के बाद इसका प्राइस जो है 1,10,000 का हो गया, तो यहाँ पर वो प्राइस आपको यहाँ पर माना जाएगा कि इंक्रीमेंट हुआ है, बट ये एज ए फॉर्म ऑफ वेट में रहता है, अर्थात ग्राम में ये कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें कोई ग्राम में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा, और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ये आपको बैंक रेट के इंटरेस्ट से पेमेंट होगा, अर्थात जो बैंक दर था उस हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है कि कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन 3 फॉर्म में आपको जमा होता है। अब इस इंडिया इनोवेशन है, इंडिया ने ही ऐसा क्यों इनोवेट किया? तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है। अब इसके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे चाहिए तो जब तक आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाइएगा, आप फोर्सफुली नहीं डिमांड कीजिएगा, तब तक जल्दी कोई पैसे देना नहीं चाहेगा। तो इसके लिए जो है SLR का प्रोविज़न लाया गया, ताकि अगर बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में अगर बॉन्ड्स वगैरह परचेज करता है, तो एक तरफ तो बैंक को इंटरेस्ट भी मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि गवर्नमेंट को पैसे मिल गए, अर्थात कैश मिला, ताकि उस कैश को वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह में लगा सके, डेवलपमेंट वर्क्स में लगा सके। तो ये फ़ायदा हो जाता है, और इसी वजह से इंडिया ने इसे इनोवेट किया, ताकि एक तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा चला जाए, और दूसरा चीज़ वो पैसा फिर डेवलपिंग वर्क्स में लगाया जा सके। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो 0.5% है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो आपका सीलिंग है, अर्थात मैक्सिमम जो है ये 40% है, और ये आपको 18% तक रिड्यूस करना है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो नकद आरक्षित अनुपात में, कैश रिजर्व रेशियो में, CRR में आपका जो सीलिंग है, यहाँ पर कोई सीलिंग नहीं है, अर्थात ये आपको 100% तक किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि क्या कभी CRR जो है वो 100% किया गया था, नकद आरक्षित अनुपात? इससे पहले मैं बता चुका हूँ, SLR से पहले मैं CRR बताया हूँ। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि क्या कभी CRR को 100% किया गया है? तो ऐसा किया गया है, एक बार इसको 100% किया गया है। कब किया गया है? तो जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो अचानक से कैश बहुत ज़्यादा मार्केट में आया था, तो इस कैश को ग्रैब करने के लिए, इस कैश को तो मतलब कि मार्केट से निकालने के लिए, एक्स्ट्रा जो कैश आए थे इसको मार्केट से निकालने के लिए आपको नकद आरक्षित अनुपात को 100% कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए किया गया, ताकि जो भी डिमोनेटाइज्ड करेंसी है उसको फिर वापस RBI तक भेजा जा सके। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों चीज़ों से, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और नकद आरक्षित अनुपात, अर्थात SLR और CRR से होता क्या है, अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो मार्केट से आपका एक्सेस फ्लो जो है वो आपका निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में आपको बैंक जो है अपने पास रिजर्व रख रहा है। यहाँ पर नाम में ही रिजर्व है कि रिजर्व रेशियो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि ये आपको बैंक के पास ही रखना होता है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट से एक्सेस जो अमाउंट है वो बैंक के पास इकट्ठा हो जाएगा, और इसमें बाउंडेशन क्या है कि बैंक इसको खर्च भी नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सेस करेंसी है, जो एक्सेस फ्लो ऑफ मनी है, वो आपका मार्केट से ग्रैब कर लिया जाएगा, वो आपका मार्केट से कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक के पास पैसे कम हो जाएंगे, उनके पास, पब्लिक के पास जब पैसे कम होंगे, करेंसी कम हो जाएगी, तो जो सामान का जो रेट है, जो सामान जो महंगा बिक रहा था वो अपने आप धीरे धीरे सस्ता होने लगेगा। क्योंकि पब्लिक के पास पैसे नहीं होंगे, क्रय करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, अर्थात पब्लिक जो है वो कम क्रय करेगी, और क्रय जब कम होगा तो रेट अपने आप डाउन होगा। तो इस वजह से जो है इस दोनों को ध्यान में रखिएगा कि रिजर्व रेशियो से आपका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। तो एक स्टेटमेंट आपका ये भी बन सकता है कि किस किस से आपका मुद्रास्फीति कम हो सकता है। तो उसमें आपका SLR और CRR ये भी दोनों आएंगे। इसके अलावा और क्या क्या आएंगे वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में आप लोग को ढेर सारी क्वेरीज हो सकती है, आपके क्रॉस क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन सारे क्रॉस क्वेश्चंस को आप लोग जो है
नीचे कमेंट सेक्शन में पुट अप कर दीजिए। और कल का लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले मैं सारे पहले क्वेरीज वगैरह को डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी उठ रहा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है क्या। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये बस आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक बॉन्ड पेपर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है कि आप इतना पैसा मुझे अभी दीजिए, मैं आपको इतने समय के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ इतना पैसा लौटा दूंगा। तो ये आपका 1 साल 2 साल कितना भी हो सकता है, 10 25 कुछ भी हो सकता है, टाइम डजेंट मैटर। बस आप समझिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस होता है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको बोला जाता है। और ये सिंपली एक पेपर पे लिखा हुआ रहता है कि इतने पैसे हम 1 साल के बाद आपको लौटाएंगे अगर आप इतना देते हैं। तो इस तरीके का एक बॉन्ड पेपर की तरह होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। अब चलिए हम लोग आते हैं रेपो रेट पर। ठीक है, तो रेपो रेट हमारा होता क्या है। रेपो रेट ये प्रेजेंट टाइम में 4% है। ये आपको चेंज भी किया जाता है, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो उस टाइम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन दोनों को ज़रूर देख करके जाइए, इस पे आपको क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। रेपो का फुल फॉर्म जो है वो आपका रिपर्चेज ऑप्शंस हो गया। तो रिपर्चेज ऑप्शंस को शॉर्ट में हम लोग रेपो बोलते हैं। यहाँ से आपका ये हो गया और फिर ओपी से पीओ अपोजिट कर दिया गया है। अब ये जस्ट लाइक आपका बैंक दर होता है, बैंक रेट की तरह। मैं वहाँ पे भी बताया हूँ कि सिमिलर टू रेपो रेट। बैंक दर में मैं आपको बोला हूँ कि सिमिलर टू रेपो रेट, और रेपो रेट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिमिलर टू बैंक रेट। अर्थात बैंक दर और रेपो दर दोनों लगभग समान है। अंतर क्या था कि बैंक दर जो है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और शॉर्ट टर्म का मतलब 7, 14, 28 और 56 दिन। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका सीरीज में है 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है संभवतः, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि इसमें होता क्या है। हमारा बैंक रेट में क्या होता था, आरबीआई बैंकों को कर्ज देता था। तो सिमिलर टू यहाँ भी रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को ही आपको पैसे देगा। वहाँ पे भी आरबीआई आपको बैंक को पैसा देता था, यहाँ पे भी आरबीआई आपको बैंक को पैसा दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि मनी का जो फ्लो हुआ वो आरबीआई से बैंक को गया और बैंक से पब्लिक को गया। ठीक है, तो पब्लिक को गया अर्थात मार्केट को गया। वो बैंक जो है वो अपना डे टू डे बिजनेस वगैरह लोन वगैरह अपना अट्रैक्टिव लोन्स वगैरह लाएगा जिससे कि पब्लिक लोन लेगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो है मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो ये आपका लिक्विडिटी को बढ़ा रहा है, तरलता। मार्केट में पैसा बढ़ा अर्थात लिक्विडिटी आई, तरलता आई। पैसा ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब कि तरलता भी ज़्यादा होगा, सिमिलर है। ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा तो मार्केट में तरलता ज़्यादा। इससे क्या होगा कि तरलता ज़्यादा तो फिर इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्फ्लेशन से आप लोग कोरिलेट करते चलिए। ठीक है, तो ये था। अब आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देगा तो इनसे कुछ लेगा भी, तो बैंकों को मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं। तो ये क्या करता है कि बैंकों से कहता है कि जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई कर रखा था, जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले खरीद रखा था, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमको आप वापस कीजिए। फिर जब होगा आप वापस हमसे ले सकते हैं, वो डजेंट मैटर। लेकिन अभी जो है आपको ये पैसे चाहिए तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेरे पास गिरवी रखिए। तो इसमें हो जाता है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंकों से बाई कर लेता है। तो आपको रेपो रेट में जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि पैसे का फ्लो जो है वो आरबीआई से बैंक को जा रहा है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो फ्लो है वो बैंक से आरबीआई जा रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा और इसको आप किसी एक से कोरिलेट रखिए। मैं तो आरबीआई टू बैंक रखता हूँ पैसे का फ्लो। तो पैसे का फ्लो जिधर होगा उसका जस्ट अपोजिट आपका सिक्योरिटीज का फ्लो होगा। तो आप लोग दोनों में से कोई भी एक ध्यान में रख सकते हैं, दोनों सेम हैं। अब हम लोग आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका प्रेजेंट टाइम में 3.35% है। तो
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस टाइम आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। और ये मैं आपको 5 सितंबर को वीडियो में बना रहा हूँ, तो 5 सितंबर का ये डाटा है। और अभी चूँकि लॉकडाउन वगैरह के केसेस से हैं, तो इस वजह से ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट काफ़ी नीचे आ रखा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो और अभी जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, तो इस वजह से जो है मैं इस डाटा को दे रहा हूँ। इन केस अगर आपके पास डाटा उस टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग रिवर्स रेपो रेट देख रहे थे। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जस्ट आपका रेपो रेट का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पैसे का फ्लो जो है वो रिवर्स कर जाएगा, अर्थात उल्टा फ्लो करेगा। तो सीधे फ्लो में क्या था कि बड़ा बैंक छोटे बैंक को देता था, ये तो सीधा फ्लो हुआ, अर्थात रेपो रेट में बड़ा बैंक छोटे बैंक को पैसे देता था। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि छोटे बैंक से बड़ा बैंक पैसे लेगा, रिवर्स है, नाम से ही क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि बैंकों से आरबीआई पैसे लेता है, ठीक है। तो बैंकों से आरबीआई पैसे लेता है, तो ये तो मुफ्त में तो बैंक तो देंगे नहीं। तो ये कहते क्या है कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेरा वापस कीजिए, जो कि हमने पहले आपको जमा किया था। तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यहाँ पर जो फ्लो हो जाता है वो आपका आरबीआई टू बैंक हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके से क्या होता है कि अगर रिवर्स रेपो रेट आपका इंक्रीज कर दिया जाए, अर्थात रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है, मार्केट में जो ज़्यादा तरलता आ गई थी वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थात जो महंगाई ज़्यादा थी वो अब कम कर दिया जाएगा। क्या होगा इससे कि रिवर्स रेपो रेट में आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब बैंक जो है आरबीआई को पैसा दे दिए, तो बैंक जब आरबीआई को पैसा दे देंगे तो फिर उनको लोन देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, वो मार्केट में पब्लिक को लोन नहीं दे पाएंगे। मार्केट में पब्लिक को लोन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि पब्लिक जो है कहीं पर इन्वेस्ट जल्दी नहीं कर पाएगी, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। जब पब्लिक के पास पैसे कम होंगे तो फिर वो सामान का जो प्राइस है वो नीचे डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन या फिर महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। अब जो है इन दोनों को, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो ये था हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलिए तो अब हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देखते हैं, अर्थात अस्थाई जमा सुविधा। हिंदी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में अगर आप इंग्लिश टर्म्स से ध्यान में रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर चलिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अस्थाई जमा सुविधा, ये क्या होता है कि इससे आपका आरबीआई जो है पैसा बैंकों से लेता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के द्वारा। ये आपका परसेंटेज में फिक्स होता है। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, अगर आपको कह दिया गया कि आप अपने डेली ट्रांजैक्शन का 20% कीजिए, तो इससे क्या होगा कि जो बैंक्स होंगे ये अपने 20% अमाउंट जो है वो आरबीआई को जमा करेंगे। तो इससे आपका जो लिक्विडिटी होगा, तरलता जो होगा, वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, अर्थात इससे भी आपका इन्फ्लेशन कम होगा। अब आपका रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट में था कि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र हो रहा था, अर्थात कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता था, जो भी पैसा लेता था उसको गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एसडीएफ में क्या है कि कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट के कंपैरिजन में। ये डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का आदान प्रदान नहीं होता है, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना है, कि कोई भी कोलैटरल आपको नहीं रखना है आरबीआई के पास। ये डायरेक्ट आपका लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए ये किया जाता है। ये आपका कम समय के लिए होता है, ये ध्यान में रखिएगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये जो है एसडीएफ या फिर एमएसएफ, ये सब जो है आपको पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको यूपीएससी वगैरह में पूछे जा सकते हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं इसको इस वजह से कवर कर रहा हूँ कि इन केस अगर आपको दे दे कि कौन कौन से मात्रात्मक उपाय में हैं, तो ये सातों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये आपका छठा है
और ये आपका 7वां है। तो चलिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इतना ही है। अब हम लोग आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर, अर्थात सीमांत अस्थायी सुविधा। ये क्या होता है कि 1 नाइट लोन होता है, ठीक है। इसमें आपको एक रात के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, और ये लोन प्रोवाइड कौन करेगा? तो ये लोन आपको RBI प्रोवाइड करता है बैंकों को। और क्यों करता है? तो हमने देखा था कि आपको बैंकों के पास CRR, कैश रिजर्व रेशियो, डेली बेसिस पर मेंटेन करना होता है। तो होगा क्या कि कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि बैंकों के पास CRR मेंटेन करने लायक पैसे नहीं बचें, तो उस टाइम में वो क्या करते हैं कि 1 नाइट लोन ले लेते हैं। तो इस वजह से इसको 1 नाइट लोन कहा जाता है, और ये रेपो रेट से 0.25% एक्स्ट्रा होता है, अर्थात रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग को ये भी आपको आ रहा होगा मन में कि क्या होगा अगर ये बैंक मेंटेन नहीं करे। चूँकि RBI तो रोज़ चेक करने तो आ नहीं रहा है कि भाई बैंक जो है इतना % CRR मेंटेन किया है कि नहीं, SLR इतना मेंटेन किया है कि नहीं। तो RBI क्या एक्शन ले सकता है, ये सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि ये 7 कौन कौन से हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तक, और इसको 1 नाइट लोन भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 1 नाइट लोन, एक रात का कर्ज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आपका CRR जो डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है, वो आपका बैंक का वर्किंग आवर कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि इतना % जो मेंटेन करना था वो इतना % मेरे पास कैश है भी कि नहीं। तो अगर कैश नहीं है तो फिर उसे तुरंत कहीं ना कहीं से लोन लेना होगा। तो ये चीज़ आपको RBI प्रोवाइड कराता है। तो ये पैसे आते कहाँ से हैं? तो जो RBI के पास जो RBI का जो खाता बैंकों में होता है, उसी खाते से इस पैसे को मेंटेन कर दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है। ये इन लोगों का अपना इंटरनल मैटर है, और ये चीज़ आपको 2011-12 से स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और हमने इसमें जो है मात्रात्मक उपाय ख़त्म कर लिया है, अगले लेक्चर में हम लोग गुणात्मक उपाय देखेंगे। थैंक यू।